एनालॉग सिग्नल के बारे में याद रखने वाली चीजें देखो। आपको कौन से टाइप की वेव दिखती है? चैट बॉक्स में लिखो। ये जो वेव दिख रहा है आपको, राइट इन कमेंट बॉक्स। समझेगा कितने के आंसर दिए? साउंड वेव नहीं रे बाबा ठीक है, साउंड वेव ठीक है, बट दिस इज नथिंग बट साइन वेव। इसको साइन बोलते हैं। ओके, साइन वेव, साइंड नहीं, हाँ, SINE साइन। तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पता है? ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पता है? साइन फंक्शन वो तो शुरू में पढ़ा ना सबने। यस। ओके, अगर आप साइन फंक्शन यूज करके ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपको ऐसा कुछ वेव मिलेगा। ओके, कैन एवरीबॉडी म्यूट देमसेल्व्स सो आई कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट? ओके, नाउ लिसन। साइन वेव क्या होता है वो मैं बता रही हूँ। इफ कॉमर्स स्टूडेंट या फिर कोई और है जिसको पता नहीं है कि साइन वेव क्यों बोलते हैं इसको, तो मैं उसको बता दूं। इफ यू ट्राई एंड प्लॉट अ ग्राफ, ओके, यूजिंग अ साइन फंक्शन, मतलब साइन 0, फिर साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ओके, ऐसे एक एक करके अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसा वेव मिलेगा। ओके, अगर आप एक एक करके ग्राफ प्लॉट करोगे, लाइक कीप क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल ऑफ 30-30। पहले साइन 30 का करो, फिर साइन 60 का करो, फिर साइन 90 का पॉइंट बनाओ। ओके, देन कंटिन्यूअसली पॉइंट्स ऐड करते जाओ। तो आपको अगर जो ग्राफ मिलता है ना, वो साइन वेव होता है, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस टाइप ऑफ वेव एज साइन वेव। ऐसी आपको वेव मिलती है साइन फंक्शन यूज करने के बाद। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? यस, अप टू 1। तो जब आप साइन 90 करते हो ना, तब आपको ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, एकदम ऊपर का पीक, वो आता है, दैट इज साइन 90। ओके, इज दिस पार्ट अंडरस्टूड कि इसको साइन वेव क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट कैन इवन बी कॉल्ड कोसाइन वेव। हाँ, लेट मी टेल यू दैट। बहुत कम लोग को पता होगा कि इसको कोसाइन वेव भी बोलते हैं। यस मैम। ओके, यस मैम। बस इतना ही है कि कोसाइन वेव विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम 1, क्योंकि कोसाइन 0, cos 0 is 1, if you remember, बराबर कि नहीं? और 0 is 1, and sin 0 is 0. yes, sin 0 is 0, cos 0 is 1. तो sin वेव 0 से चालू होता है और cos वेव 1 से चालू होता है। मतलब cos वेव का सबसे पहले पीक आता है, फिर वो नीचे जाता है, 0 पे आता है, नेगेटिव में जाता है, फिर ऊपर आता है, 0 पे आता है, पॉजिटिव में जाता है। दैट वे कोसाइन वेव हैपेंस। ओके, इफ पॉसिबल आई विल शो यू ऑन पेपर, ड्रॉ करके, इफ नीडेड टू यू। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी साइन वेव सबको समझा? Yes, yes. What you are going to remember here is analog. Yeah, हाँ, तो what you are going to remember here is साइन वेव एनालॉग वेव है, या फिर एनालॉग वेव का एक एग्जाम्पल है साइन वेव। करेक्ट? नेक्स्ट, साइन वेव्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर, इसलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देखो, नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, okay, which is a physical quantity which varies continuously with respect to time. तो देखो साइन वेव कैसे 0 से चालू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ के पॉजिटिव में जाता है, फिर धीरे धीरे कम होते 0 में आता है, फिर धीरे धीरे और कम होता है, नेगेटिव में चला जाता है, दैट वे। तो एनालॉग सिग्नल्स कैन बी कंटिन्यूअस इन नेचर। फिर yes, most of the signals encountered in science and engineering are analog in nature. Okay, and such signals are continuously variable in time and space. तो example is sinusoidal और sine wave. नहीं लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मतलब अपने दिमाग में ये कुछ पॉइंट्स बिठाओ। ओके, कि साइनसॉइडल वेव मतलब एनालॉग सिग्नल। नेचर में जो वेव्स मिलते हैं वो एनालॉग होते हैं, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होते हैं। ये पॉइंट्स कुछ याद रह गए?
डोंट ट्राई टू मग अप, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड करो। क्या एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, फिर रियल लाइफ में या फिर नेचर में एनालॉग सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग के बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो एनालॉग होते हैं। फिर ये सारे सिग्नल्स साइनसॉइडल वेव इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ये 3 पॉइंट समझे आप, खाली डोंट ट्राई टू मग अप देम एज इट इज, जस्ट समझो। Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now we are going to learn some terms here. Anybody would like to tell me what is amplitude in chat box? Height of the wave. Height of the wave. Yes. Height of the wave. Height of the wave. Okay, height. So let me tell you a proper definition. Amplitude का मतलब होता है, sir, I think your screen is visible, ना? Yes. Ma'am, can I say लक्ष्मीकांत what sir? is amplitude? हाँ, मैं बता रही हूँ। लक्ष्मीकांत सर, हाँ मैम। am I audible to you? हाँ सर, आई थिंक मैं जो पॉइंटर दिखा रही हूँ ना मेरे स्क्रीन से, वो बच्चों को दिखेगा नहीं, तो कैन यू शो पॉइंटर फॉर एम्पलीट्यूड, मतलब आप एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंटर्स दिखा के, बिकॉज आई एम शोइंग पॉइंटर हियर बट इट इज नॉट विजिबल टू स्टूडेंट्स एज योर स्क्रीन इज शेयर्ड। Okay. Can you show pointer for amplitude from where to where? Yes, I'm showing it, ma'am. Yeah. Students, see the screen carefully. Yeah. So amplitude starts from mean position. Sir, can you show mean position कहाँ पे होता है? ये जो horizontal line आपको दिखता है ना, इसको हम लोग mean position या फिर equilibrium बोलते हैं. Okay? ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम। ओके, और जो ऊपर का पीक और नीचे का पीक दिख रहा है आपको, ओके, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशंस। अपर एक्सट्रीम पोजीशन, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, और आई कैन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। ये टर्म समझ में आ गया सबको? यस गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the distance between mean position. Okay, I'll explain one more time. Mean position मतलब ये जो yes, I'm explaining again. Mean position मतलब horizontal line जो आपको दिख रहा है, सर देखो पॉइंट कर रहे हैं पॉइंटर से, दिख रहा है आपको? Everybody can see the horizontal line? Yes, ma'am. That is known as mean position, या फिर इसको बोलते हैं equilibrium। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पे पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब यहाँ पे पार्टिकल आराम करता है एट मीन पोजीशन। यस सर, प्लीज शो मीन पोजीशन ओनली। सर लक्ष्मीकांत सर, I've changed that. It will take some time, ma'am. ओके सॉरी। सो मीन पोजीशन मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन। मीन के ऑपोजिट होता है एक्सट्रीम, इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट होता है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम क्या है देखते हैं। यस, व्हाट इज एक्सट्रीम सर? Vertical line. अपर लाइन, अपर पीक दिख रहा है, दैट इज अपर एक्सट्रीम। अपर पीक दिखता है मतलब जहां पे वेव की वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट इज अपर एक्सट्रीम। और जहां पे वेव की वैल्यू सबसे कम है, दैट इज लोअर एक्सट्रीम। अभी समझ में आ गया एक्सट्रीम और मीन में फर्क क्या है? यस गाइस? Yes, ma'am. तो distance between equilibrium position and one extreme position, any one extreme position is known as amplitude. Is this definition clear? देखो amplitude वहां पे दिखाया गया है एरो से कि कहां से कहां तक है amplitude. Can you repeat it again? Can you repeat, ma'am? Distance between equilibrium position and extreme position is known as amplitude. समझ में आया? Distance between equilibrium position and extreme position is known as amplitude. Yes, हेरंब बराबर बोला. Crest and trough. It should be trough, not through. Okay? So is amplitude definition clear to all? It is distance between equilibrium position Yes, ma'am. and
extreme position. Yes, ma'am. You can note it down somewhere. Okay, because I'll be asking you the definition afterwards. Then comes period. To be Extreme specific, position and mean position और equilibrium. Equilibrium और mean position एक ही बात है. उसके opposite होता है extreme position. उन दोनों के बीच का difference या फिर distance is amplitude. समझ में आ गया? Shall I go yes ahead? ma'am. Thank you ma'am. Yeah, yeah. हाँ मैम हाँ. तो अब चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ. What is time period? Time period is simple. Yes, time taken for complete one oscillation. मतलब क्या? मैं एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करूंगी, एक्सट्रीम पोजीशन, अपर एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर मेन पोजीशन पे आऊंगी, फिर सर कैन यू यस यस सर शोइंग, देखो पॉइंटर से. We started from upper extreme position, then we came to mean position, then we went to lower extreme position, we came back to mean position, then we again went to upper extreme position. क्या आपको दिखता है? कैपिटल टी देखो कैसे मार्क किया हुआ है. It started from upper extreme position. It started from upper extreme position. Then we went to mean position. It went to lower extreme position. We again went to mean position. It went to upper extreme position. मतलब क्या? अपर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस लौट के अपर एक्सट्रीम पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. समझ में आ गया? तो टाइम पीरियड का मतलब सिंपल है, आप अपनी जगह से चालू किया, देन पूरा घूम के वापस अपनी जगह पे आए, उसको जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज. सो आई कैन से time period is nothing but time required for completion of one oscillation. Okay? अगर आप सर्कल में घूम रहे हो और आप सर्कल में किसी एक पॉइंट से चालू किया और आप पूरा सर्कल घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो अब मैं बोलूंगी आपका एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. ओके, एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया और उसमें जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड. Understood? Now let's go ahead. Yes ma'am. हाँ, अभी फ्रीक्वेंसी करते हैं. फ्रीक्वेंसी है ना टाइम पीरियड के ऑपोजिट होता है. एंड ये पॉइंट एक नोट डाउन कर लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड सेम फॉर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. सो कैन आई से दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर? Yes. Yes. So frequency Yes, is ma'am. nothing but Repeat. Frequency Yes. is equal to. frequency is equal to 1 upon time period or time period is equal to 1 upon frequency. समझा? लिख लिया आपने? So frequency Yes, and time ma'am. period are reciprocals of each other. तो frequency का definition बता रही हूँ मैं. Frequency is number of times the oscillations happened in 1 second. देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे उल्टा सुल्टा है. टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. डेफिनेशन समझे दोनों के? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन. Okay, now last is wavelength. Length of one wave is wavelength. Simple. मतलब अगर मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करूं और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचूं, तो सिंपल लैंग्वेज में टाइम अगर मैं लेंथ में बताने जाऊं, ओके, इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स, अगर मुझे लेंथ में बताना हो टाइम इन मीटर, तो वेवलेंथ होता है. सिंपल चीज. ओके, तो डिस्टेंस traveled in one time period is wavelength. Okay, distance traveled in one time period is wavelength. एक wave का length. Is it understood? Yes, guys? Yes, ma'am. Yes. हाँ, चलो आगे बढ़े.
Yes, ma'am. Lakshmikant sir, हाँ सर कैन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग बिकॉज मेरे यहाँ ना बहुत लैग हो रहा है तो मुझे बहुत लेट लेट दिख रहा है तो कैन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हियर Okay, I will. Yes. आज मेरा नेटवर्क चालू होता है प्रॉपर्ली तो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है Okay. Okay. Okay, students. Now we will be studying few drawbacks of analog signals. So, as we know that analog signals are or analog meters are less accurate in nature. We have seen one example in induction, that analog multimeter and digital multimeter. In digital multimeter, you will get precise value of voltage, but in analog meter, you will not get that precise value. You have to count that value by seeing the position of that needle. Okay, it may between 1 and 2. So you cannot say that precisely it is 1.5 or 1.7. It is somewhere between 1 and 2. That needle is somewhere between 1 and 2. That's why analog signal is less accurate. Now, second point says that. Sir, can you explain this point again? Okay, let me explain it once again. Suppose if I want to measure the voltage, okay, if I want to measure the voltage of particular circuit between 2 points, if I want to measure the voltage, then I am having two options. I will go for digital multimeter or analog multimeter. तो सबसे पहले मैं डिजिटल मल्टीमीटर से उसे मेजर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. And the voltage is 1.7. Voltage is 1.7 volt. So on digital multimeter, I will simply get the value 1.7. Okay. Now second time, same voltage मैं analog multimeter से count करने की कोशिश करता हूँ. So in analog multimeter, there will be two lines, 1 and 2. And उसके बीच में कहीं पे तो वो needle रहेगा. We cannot exactly say that it is 1.7. We can approximately say that it is between 1 and 2. Did you understand this? अभी आपको समझ में आया? एनालॉग मीटर में क्या होगा, वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे तो निडल रहेगा, तो आपको वो गेस करना पड़ेगा, ये 1.5 लिखो या 1.6 लिखो. You have to guess and according to that you have to write your reading. But in digital multimeter you will get precise value of 1.7. That's why digital signals are more accurate in nature, but analog signals are less accurate in nature. Okay. Again, Yes, sir. वही एग्जांपल से हमें ये सेकंड पॉइंट समझ में आता है. These are difficult to measure. Okay, so analog signals are very difficult to measure because they are less accurate. That's why they are difficult to measure. Again, in analog we can find noise problem. अभी देखिए आप अनम्यूट करते हो तो नॉइस आता है जनरली पीछे से, and that is sound waves. Okay, your sound waves of surroundings. Those are sound waves of your surroundings, and those unnecessary signals are called as noise. अभी देखिए किसी ने तो अनम्यूट किया है और उनका सराउंडिंग हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है. Then that surrounding is not required in our lecture. That's why that unnecessary signal is called as noise signal. So sound waves में क्या होता है, noise होता है. और sound waves कौन से नेचर के होते हैं, एनालॉग की. That's why in analog signals we might find noise problem. Now, because of analog signals, analog meters are slow. Okay, if we will develop a system with analog signals, then it will be a slower system. Okay, as compared to that of digital signals or digital system, digital meter. अगर डिजिटल और एनालॉग मीटर की बात करें तो सबसे फास्ट और एक्यूरेट रीडिंग आपको कौन देगा, डिजिटल मल्टीमीटर. ओके, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर. दैट्स व्हाई द सिस्टम्स वी डेवलप्ड फॉर एनालॉग सिग्नल्स आर स्लोअर systems.